हेलो बच्चों, आज हम केमिस्ट्री का तीसरा लेक्चर लेके आए हैं। कल हमने दूसरे लेक्चर्स में पढ़ा था कि जो ठोस होते हैं उनका वर्गीकरण हम अणुओं की व्यवस्था के आधार पर किस तरह करते हैं। कल हमने अणुओं की व्यवस्था के आधार पर ठोसों को दो भागों में बांटा था, जिनको हमने क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में वर्गीकृत किया था। आज हम वर्गीकरण का दूसरा टाइप्स है, जिसमें अणुओं के अवयवी कणों के आधार पर और उनके बीच में पाए जाने वाले आबंधन के आधार पर ठोसों को वर्गीकृत किया जाता है। और उस ठोस में एक प्रकार होता है जिसको हम क्रिस्टलीय ठोस के बारे में पढ़ चुके हैं, हम उसका भी वर्गीकरण करेंगे। तो क्रिस्टलीय जो ठोस होता है वो 4 टाइप का होता है। हम उस 4 टाइप को इस लेक्चर के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। तो हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप इस वीडियोस को देखते हैं और आपको अगर इसका फ़ायदा होता है, कुछ सीखते हैं आप, तो लाइक करें और कमेंट भी करें। अगर आपको कोई समस्या है तो उसको अपने कमेंट में मेंशन करें, जिससे कि हम अगले दिन उसका विस्तारण या क्लियरिफाई कर सकें। तो और अगर आप चैनल पर नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आज हम शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर, जिसमें हम क्रिस्टलीय ठोसों को 4 टाइप्स में जो वर्गीकरण है उसको हम वर्गीकृत करेंगे। क्रिस्टलीय ठोस को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। वर्गीकृत किया गया है। क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं उनको 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। उनको हम यहाँ पर नोट कर रहे हैं, जिसमें वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहला जो होता है वो होता है आणविक ठोस। आणविक ठोस होता है जिसको हम मॉलिक्यूलर सॉलिड भी कह देते हैं, जो कि नंबर 1 इसका आणविक ठोस होता है। और दूसरा जो टाइप है इसका वो है आयनिक ठोस। दूसरा जो इसका टाइप होता है वो होता है आयनिक ठोस, जिसको हम आयोनिक सॉलिड बोलते हैं। आयोनिक सॉलिड्स कहते हैं। इसका जो तीसरा टाइप होता है उसको हम बोलते हैं धात्विक ठोस। इसको मेटेलिक सॉलिड के नाम से, मेटेलिक सॉलिड्स के नाम से जानते हैं। उसके बाद जो हमारा फोर्थ होता है वो होता है सहसंयोजी ठोस। सहसंयोजी ठोस फोर्थ टाइप का होता है, जिसको हम बोलते हैं कोवालेंट सॉलिड। 4 टाइप से क्रिस्टलीय ठोस के, जिनमें इनको हम आणविक ठोस मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के नाम से जानते हैं, इनको हम आयनिक ठोस आयनिक सॉलिड के नाम से जानते हैं, जिनको हम धात्विक ठोस मेटेलिक सॉलिड के नाम से जानते हैं, और सहसंयोजी ठोस जो फोर्थ टाइप का होता है, फोर्थ नंबर का होता है, उसको हम कोवालेंट सॉलिड के नाम से जानते हैं। इनको हम विस्तार से पढ़ेंगे एक करके। सबसे पहले हम आणविक ठोस पढ़ेंगे, उसके बाद हम आयनिक ठोस पढ़ेंगे, उसके बाद हम धात्विक ठोस पढ़ेंगे, उसके बाद हम सहसंयोजी ठोस पढ़ने वाले हैं। तो इसको नोट करेंगे, नोट डाउन करेंगे और आगे हम इसको पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आणविक ठोस को पढ़ने वाले हैं।
इस हेडिंग को पढ़ने वाले हैं आणविक ठोस को। आणविक ठोस की कुछ विशेषताएं होती हैं जिनको हम नंबर से एक एक नंबर करके नंबर बाय नंबर उसको हम पढ़ेंगे। सबसे पहली विशेषता होती है आणविक ठोस की इनके अवयवी कण, इनके अवयवी कण अणु होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको ये नाम से ज्ञात हो रहा है आणविक ठोस का मतलब ये है अणुओं से बनने वाले ठोस। जो ठोस अणुओं से मिलकर बनते हैं उनको हम आणविक ठोस के नाम से जानते हैं। क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि जो हमारे अवयवी कण होते हैं, उनको हम परमाणु, अणु या आयन के नाम से जानते हैं। तो अवयवी कण जो होंगे वो इन्हीं में से कोई होंगे, या तो परमाणु होंगे या अणु होंगे सॉलिड में, या आयन होंगे। तो हम जो आणविक ठोस में पढ़ रहे हैं उसके जो अवयवी कण होते हैं वो होते हैं हमारे अणु होते हैं। अवयवी कण जो होते हैं वो हमारे अणु होते हैं। दूसरा नंबर है इस ठोस में अवयवी कण अर्थात अणु आपस में कमजोर वांडरवाल बलों के द्वारा जुड़े रहते हैं। अरे बच्चों, इस प्रकार के ठोस में, आणविक ठोस में जो हमारे अवयवी कण होते हैं अर्थात अणु होते हैं। अवयवी कण का मतलब हमारे इसमें अवयवी कण आणविक ठोस में कौन होंगे? अणु होंगे। तो वो आपस में कमजोर वांडरवाल बल द्वारा जुड़े रहते हैं। मतलब मेरा मतलब ये है कि जैसे कि एक अणु ये है और इसके साथ में जो दूसरा अणु जुड़ा होगा वो वांडरवाल्स बल के द्वारा जुड़ा होगा। इनके बीच में जो बल होगा वो हमारा वांडरवाल्स बल होगा। यहाँ जो बल होगा वांडरवाल्स बल होगा। इनके बीच में वांडरवाल्स बल होता है जिसके द्वारा आणविक ठोस के लिए अवयवी कण जो होंगे वो अणु होंगे और ये आपस में जुड़े रहते हैं। अगर हम बात करें ये जो वांडरवाल्स बल होता है ये अणुओं के बीच में कैसे काम करता है, तो आपको बता दें कि अवयवी कण जो होते हैं जब ये एक दूसरे के निकट आते हैं अणु, तो इन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। एक पे पार्शियल पॉजिटिव इधर पार्शियल नेगेटिव आ जाता है। इधर पार्शियल नेगेटिव होता है और इधर पार्शियल पॉजिटिव होता है। तो आप देखेंगे कि जो अवयवी कण इनके अणु हैं वो जब एक दूसरे के निकट आते हैं तो उनके अणुओं के बीच में पार्शियल पॉजिटिव यानी आंशिक धनावेश, इस पार्शियल पॉजिटिव को, यहाँ पे जो पार्शियल पॉजिटिव है इसको हम बोलते हैं आंशिक धनावेश बोलते हैं। ये आंशिक धनावेश है और दूसरा जो है आंशिक ऋणावेश होता है, इसका नाम है आंशिक ऋणावेश है। ये आंशिक ऋणावेश होता है। ये आंशिक धनावेश है और आंशिक ऋणावेश है। इसकी जो वैल्यू होती है, इसका जो मान होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से कम होता है। जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम होता है माइनस का। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ये पूरी वैल्यू नेगेटिव होती है।
ये जो नेगेटिव है वो एक्चुअल नेगेटिव है, एक्चुअल जो नेगेटिव होते हैं यानी जो वास्तविक ऋणायन होते हैं, जो वास्तविक ऋणावेश होते हैं, उनकी वैल्यू जो होती है वो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 होती है। लेकिन यहाँ पे जो आंशिक ऋणावेश होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो -1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम से कम होती है। यानी एक्चुअल नेगेटिव जो चार्ज है उसका मान -1.6 गुणा 10⁻⁻19 होता है। लेकिन जो आपका पार्शियल धनायन होता है, जिसको जो आंशिक ऋणावेश होता है, उसका जो मान होता है वो -1.6 गुणा 10⁻⁻19 से कम होता है। तो मेरा मतलब यहाँ पे ये था, इसको समझाने का जो मतलब था वो ये था कि यहाँ पे जो पार्शियल धनावेश होता है उसका मान प्रोटॉन के आवेश प्लस 1.6। अगर आप ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है तो यहाँ प्रोटॉन का भी चार्ज होता है। प्रोटॉन का जो आवेश होता है वो होता है, प्रोटॉन का आवेश जो होता है वो होता है प्लस 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो ये जो आंशिक धनावेश जो है वो एक्चुअल पॉजिटिव, यानी वास्तविक जो धनावेश है, जो वास्तविक धनावेश उससे ये आंशिक धनावेश का जो मान है वो प्लस 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम से कम होता है। कितना होता है? 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम से ये कम होता है। इसका मान, ये आंशिक धनावेश का मान वो कम होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब ये अणु एक दूसरे के निकट आते हैं तो इन पे आंशिक धनावेश आ जाता है और इस पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है। इससे इनके बीच में एक बल उत्पन्न हो जाता है, इसको हम बोलते हैं वान डेर वाल्स बल। इसके बाद में इसके बारे में दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे। इसके बारे में जो दूसरा पॉइंट यहाँ पढ़ने वाले हैं वो हमारा होगा, दूसरा पॉइंट हमने पढ़ लिया, ठोस के अवयवी कण अर्थात अणु आपस में कमजोर वान डेर वाल्स बलों के द्वारा जुड़े रहते हैं। तीसरा पॉइंट इसका होगा, इन ठोसों का गलनांक कम होता है। गलनांक का मतलब होता है इसको गलाने की क्षमता, इसको मतलब मेल्ट करने की, इसको पिघलाने की क्षमता जो होती है वो गलनांक होता है। कि कोई भी ठोस कितने तापमान पर पिघलता है वो उसका गलनांक कहलाता है। तो यहाँ जो आपके जो आणविक ठोस होते हैं उनके अणुओं के बीच में गलने का मतलब है ये अणु अलग अलग हो जाए, ये वाला अणु अलग हो जाए, ये वाला अणु अलग हो जाए, ये अलग अलग हो जाए। तो इनको अलग करने के लिए हमको इसको ऊष्मा देनी पड़ेगी, इसको हमें गर्म करना पड़ेगा, और जब हम इसको गर्म करेंगे तो हमें गलनांक होगा। तो इसका जो गलनांक होता है वो निम्न होता है, मतलब कम होता है। उसका कारण ये है कि इनके बीच में कमजोर वान डेर वाल्स बल है। कमजोर वान डेर वाल्स बल होने के कारण इनका जो गलनांक होता है वो कम होता है। इसके बाद में हम इसका जो चौथा पॉइंट है वो हम पढ़ेंगे। चौथा पॉइंट इसका जो होता है वो होता है, ये विद्युत एवं ऊष्मा के चालक होते हैं। ये विद्युत और ऊष्मा के चालक होते हैं। मतलब अगर इनमें विद्युत को और ऊष्मा को अगर हम आणविक ठोस में प्रवाहित करेंगे, विद्युत को प्रवाहित करेंगे या ऊष्मा को प्रवाहित करेंगे तो वो प्रवाहित नहीं होती है। नंबर 5वां इसका पॉइंट हो जाता है आणविक ठोस का ये अन्य ठोसों की
की अपेक्षा अन्य ठोसों की अपेक्षा कमजोर ठोस होते हैं। कमजोर ठोस होते हैं। अन्य ठोसों की अपेक्षा ये कमजोर ठोस होते हैं। जैसे अगर इसके उदाहरण देखें तो इसके कुछ उदाहरण है, वो है ठोस CO2 मतलब ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस NH3, इसके अलावा ठोस, इसको हम कहते हैं मतलब बर्फ कह सकते हैं। अगला एग्जाम्पल जो इसका है वो बर्फ हो जाएगा। बर्फ भी इसका एग्जाम्पल है। आगे ये इसके उदाहरण है। इसके जो आणविक ठोस के उदाहरण होते हैं वो होते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठोस अमोनिया होता है, इसके बाद बर्फ होता है, आगे हो जाते हैं। इसको नोट करेंगे।